अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आसिफ और हसनैन, आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कल हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो अभी हम इसको जो है वो ज़रा प्रूव कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इरेशनल नंबर ये कैसे होगा। ठीक है, अब हमने इसके ऑपोजिट कंडीशन लेनी है। हमारे पास है ना कि हमने प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो हमने इसको प्रूव करने के लिए इसी का ऑपोजिट लेना है, जिसका मतलब है कि हमने कंडीशन क्या लेनी है, √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने कर लेना है सपोज़। अब जब हमने इसको रैशनल नंबर कह दिया, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो जब हमने ये लिखा कि रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो इसका मतलब है कि √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की जगह पे हम A/B ले लेते हैं, A/B। अब ये A/B जो है ये क्या है, A and B are the co-prime factors। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, A और B, ये को प्राइम फैक्टर्स हैं इस √5 के। ठीक हो गया। को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो आप इस तरह से एलसीएम निकालते हो ना, कोई भी नंबर लेकर 86 है, 24 है, फिर 2 का टेबल 3 का, तो जो फैक्टर्स निकलते हैं उस तरह के प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्या है, A/B इस √5 के को प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब हम इस B को यहाँ पे ये A के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको इस साइड पर जब ले कर आएंगे, क्योंकि हमने A की वैल्यू A को एक इक्वल के एक साइड पर रखना है। जब हम इसको B को इधर लेकर आएंगे, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू, ये B इधर आएगा तो √5B। ठीक है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इस √ को हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेने हैं। तो A का जब हम स्क्वायर लेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू √5B का होल स्क्वायर हम ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर कैसे, ये √5 जो है ना, ये वाला 5, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये √5 जो है, √ जो है ये इस एक स्क्वायर के साथ कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ B का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, A स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5B स्क्वायर। ठीक हो गया। अब एक हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, A की हमारे पास क्या आ गया, A स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5B स्क्वायर। अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम जो था, जिसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का सारा तरीका शुरू में बताया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास A स्क्वायर है वो अगर 5 के साथ डिविजिबल है, मतलब 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो A जो है वो भी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, A स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो A भी डिवाइड हो सकता है। अब A स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर जब हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप B स्क्वायर को एक साइड पर अगर रखो, लेट सपोज, तो ये 5 इधर आकर, अगर हम 5 इधर लेकर आएँ, इधर मल्टीप्लाई और इधर हम लेकर आएँ, तो नीचे आ जाएगा ना यहाँ पर। सॉरी, ये वीडियो एक तो इधर उधर हो जाती है मुझसे। मैं आपको बता रही थी कि 5B स्क्वायर है ना आपके पास, तो अगर हम B स्क्वायर को एक साइड पर रखें और 5 को इधर लेकर आएँ, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि A स्क्वायर के साथ 5 जो है वो डिविजिबल है। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इफ़ A स्क्वायर इज़, डिविजिबल बाय 5, then A is also divisible by 5। ठीक है, कि अगर A स्क्वायर जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास A इज़ इक्वल टू 5B है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तब भी
ए जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई कंडीशन 1, हम लिख लेते हैं कंडीशन 1, ओके। नेक्स्ट अभी हम लेते हैं a इज़ इक्वल टू 5c। अब ये हमारे पास कैसे आया, हमने एक कंडीशन ले ली ए स्क्वायर वाली, ठीक है। हमने कहा था a जो है वो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 के साथ तो ए भी होगा। अब हमने ए का चेक करना है, ए स्क्वायर का तो हो गया ना, अब हमने ए का चेक करना है। उसका कैसे कि ए को हमने ए इज़ इक्वल टू, एक तो 5 ये वाला आ गया ना √5 वाला, और बी की जगह पे यहाँ पे हम a बाई सी ले लेंगे। जहाँ पे हमने ये जहाँ पे हमने a बाई बी लिया था ना, यहाँ पर हम a बाई सी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आखिर पे c आ जाएगा। c जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, c इज़ एनी इंटीजर, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमने इसकी भी जो है वो स्क्वायर लेना है बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो a का भी स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, आपके पास आगे क्या आएगा 5c, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 × 5 होगा तो 25, आगे c स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन ऊपर हमारे पास आई थी ना। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये वाली है कि a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, इसको हमने कंडीशन 2 लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्या, हम लिखते हैं फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2। अगर हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को देखें तो हमारे पास a स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब हम a स्क्वायर, इस a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। क्या आई थी 5b स्क्वायर। दूसरे a स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या आई 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर। अब हमने इसको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास क्या था 5b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25c स्क्वायर था, ये हमारे पास था लास्ट लाइन पे हमने जो लिखा था। तो अब इस 5 को यहाँ पर हम लेकर आएंगे इस साइड पर, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 इसके साथ कट होगा तो 5 5 25 होता है। आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हमने क्या कहा कि अगर जैसे हमने a स्क्वायर का बोला था कि अगर a स्क्वायर जो है वो 5 के साथ डिविजिबल है तो a जो है वो भी 5 के साथ डिविजिबल होगा। इसी तरह से b स्क्वायर जो है, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b क्या होगा, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि अगर b स्क्वायर 5 के साथ डिवाइड हो सकता है तो b भी जो है वो क्या हो जाएगा 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने देखा कि फ्रॉम 1 एंड 2 कंडीशन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b is 5 other than 1, ठीक है। कि a और b के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं 5, इधर भी 5 ही था ना, और पिछले वाले में भी जो है a स्क्वायर इज़ इक्वल टू उसमें भी 5 आ रहा है, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू उसमें भी 5 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5। लेकिन हमने ये कंडीशन जो है वो ऑपोजिट ली थी, बट वी टुक
ऑपोजिट कंडीशन मतलब कि हमने इरेशनल फाइंड किया करना था, लेकिन हमने रैशनल को लेके फाइंड किया। दैट वॉज कि वो कंडीशन क्या थी, √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन थी, ऑपोजिट जो हमने ली थी, जबकि क्वेश्चन में था इरेशनल नंबर हमने प्रूव करना था। इसलिए आगे हम लिखेंगे दिस condition contradicts the fact that A and B have no common factors other than 1। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमने इरेशनल प्रूव करना था, लेकिन इरेशनल हम ऐसे प्रूव नहीं कर सकते थे जब तक हम √5 को रैशनल के तौर पे प्रूव ना कर लें। ठीक है, तो इफ़ √5 को हमने लेके रैशनल के साथ प्रूव किया तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। जबकि हमने ये देखना है कि हम जो जानते हैं कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 अगर हैं तो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि 3 के ऊपर 3 का टेबल जाएगा, 5 के ऊपर 5 का टेबल जाएगा, इसके अलावा कोई टेबल नहीं जा सकता उनके ऊपर, तो इसलिए उनके दोनों का एक कॉमन फैक्टर बनता है, दैट इज़ 1। तो ये यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब हम आगे क्या लिखें, हमारी ये कंडीशन जो है ये हमारी रॉन्ग हो गई, इसलिए हम क्या कहेंगे कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है कि ये p/q की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा ना p/q की फॉर्म में ये सारा सॉल्व हो गया ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पर √5 जो है वो रैशनल नंबर के तौर पर हमने लिया था, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर अगर हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ जाता ना तो हमारा प्रूव हो जाता कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, जबकि हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 की जगह पे 5 आया। इसका मतलब है कि ये √5 जो है वो रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको हम फिर एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर करवा दूँगी। ठीक है, अब थोड़ा सा गुजारा कीजिएगा क्योंकि मैं साथ साथ राइट कर रही थी, तो मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, कहीं ऊपर नीचे अगर स्क्रीन हो गई हुई तो नो इशू। ठीक है, कहीं से अगर कुछ ना नज़र आया हुआ लिखा हुआ तो